सो हाय गाइस, दिस आर्यन यादव। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। ठीक है ना। अभी कल ही हमारे एचआरडी मिनिस्टर जी आए थे और उन्होंने हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की घोषणा की। ठीक है, तो इस पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़, क्या चेंज बदलाव हुए हैं। देखिए, जैसे कि हम सभी जानते थे कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत तो थी और वैसा ही किया गया है। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो पूरा एजुकेशन सिस्टम को, एजुकेशन पॉलिसी को बदल दिया गया, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जैसा जैसा कल बोला गया था तो वो सब सुन के तो काफ़ी अच्छा लग रहा था कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है काफ़ी हद तक सही है, एक तरीके से बोले बहुत ही सही है। ठीक है ना। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस जो पॉलिसी वॉलिसी जो भी होगा, इसके जो अगर मगर क्यों वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो सब लास्ट के 2 मिनट में है। ठीक है ना। अभी हम सिर्फ इस एजुकेशन पॉलिसी की मोटी मोटी अच्छी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, 2014 के जब मोदी सरकार इलेक्शन में थी तो उसने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि वो इस देश की एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव लाएगी। तो अपने वादे अनुसार उसने 6 साल बाद फाइनली ये काम किया है और 29 जुलाई 2020 को ये उसने अपनी नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी। ठीक है, तो पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो हम लोग जानते हैं कोई एकदम से डिसीजन नहीं लिया गया है, उन्होंने बाकायदा अच्छी सोची समझी चीज़ें थी, एक प्रोसेस की चीज़ें चल रही थी। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट है तो जाहिर सी बात है हर चीज़ एक प्रोसेस वे में होती है। कोई एकदम से ये वाला जो एजुकेशन पॉलिसी वाला डिसीजन है, कम से कम एकदम से नहीं लिया गया है, ये बाकायदा पूरे अच्छे से चल रहा था। तो हम लोग बात करते हैं, पहली जो डेट इंपॉर्टेंट डेट है वो है 31 अक्टूबर 2015। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे थे TSR सुब्रमण्यम जी, जिनके साथ 5 मेंबर की कमेटी थी। ठीक है, तो उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी का जो पहला जिम्मा था उनको दिया गया था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 27 मई 2016 को हमारे एचआरडी मिनिस्टर को। ठीक है, देन आफ्टर दैट 20 जून 2017 को, ठीक है ना, जो रिपोर्ट दी गई थी एचआरडी मिनिस्टर को, उन्होंने ड्राफ्ट बनाने को कहा गया था। बोला इसरो के साइंटिस्ट जो थे हमारे डॉक्टर कस्तूरी रंगन और उनके साथ 9 लोगों की कमेटी थी, जिसमें कस्तूरी रंगन जो थे, डॉक्टर कस्तूरी रंगन वो हेड थे उस कमेटी के। तो उन्होंने बाकायदा अच्छे तरीके से ड्राफ्ट तैयार किया और उन्होंने अपना जो ड्राफ्ट था वो 31 मई 2019 को हमारे एचआरडी मिनिस्टर को सौंप दिया। फिर एचआरडी मिनिस्ट्री ने उस पर सुझाव मांगे थे। ठीक है, जिसपे कम से कम 2 लाख सुझाव आए थे कि क्या होने चाहिए, उस ड्राफ्ट में क्या क्या बदलाव होने चाहिए। सो फाइनली कल 29 जुलाई को एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, सो अभी तक जो हमारे देश में एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी वो 1986 की थी, जो राजीव गांधी के समय लाई गई थी। ठीक है ना। तो कुछ अमेंडमेंट के बाद या कुछ समय अंतराल के बाद जो भी चेंजमेंट होते थे, जो नरसिम्हा राव के समय में भी होते और टाइम टाइम होते रहते थे। ठीक है ना। तो वही चल रही थी, बस कुछ कुछ बदलाव हो रहे थे, लेकिन हम सब जानते हैं कि बदलाव की जरूरत तो थी हमारे एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, तो अगर आप ये इसकी हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल रहा होगा। ठीक है, अभी मैंने कुछ शायद 3-4 हफ्ते पहले वो वीडियो बनाया था कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। आप आई बटन पे उसका लिंक देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंडिया की। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्कूलिंग से। तो पहले हम लोग स्कूलिंग की बात करते हैं कि स्कूलिंग में क्या क्या चेंजमेंट हुए हैं। तो अब स्कूलिंग का मतलब क्या होता है। स्कूलिंग का मतलब ये है कि नर्सरी से लेके 12 तक। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले का हम लोग का जो सिस्टम था वो था 10+2, यानी कि पहले क्लास 10 तक सबके लिए सब्जेक्ट सेम, सभी सब्जेक्ट होते थे। और जब वो 11th में आता था तब उसको स्ट्रीम चूज करनी होती थी, आइदर वो साइंस ले या आर्ट ले या कॉमर्स ले। ठीक है ना, वो अलग अलग। लेकिन अब डिफरेंट हो गया। अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या है कि जो पहला 10+2 सिस्टम था, अब उसे बदल के कर दिया गया 5+3+3+4। ठीक है, 5+3+3 एंड +4। ठीक है, तो इसके हिसाब से पूरा चेंजमेंट किया गया है। अब पहला जो 5 है, इसका मतलब क्या है, इसमें ये मतलब है कि जो नॉर्मल बच्चा होगा वो 3 साल के बाद कॉलेज जाएगा, 3 साल बाद वो स्कूल जाएगा। बाद के 5 साल हैं इस सिस्टम के हिसाब से 5+3+3+4। तो जो जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा और आगे जाएगा तो शुरुआत के 5 साल वहाँ पर प्ले ग्रुप या नर्सरी जो भी होगा, क्लास फर्स्ट एंड क्लास 2 तक वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। और वहाँ पर जो एजुकेशन होने वाली, उसका जो मेन बेस थीम क्या है कि आपको ये सिखा दिया जाएगा कि, तो वहाँ पर आपको ABCD या जो रीजनल लैंग्वेज होती है उसके बारे में बताया जाएगा। ABCD और न्यूमेरिक प्रॉब्लम, उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा एट द एज जो पहले 5 ईयर्स हैं इस सिस्टम के आधार पर। ठीक है, जब आप 3 में आते हो, जब ये अगले 3 में आते हो, मतलब 5+3 जो नेक्स्ट 3 है, इसमें क्या है, इसमें आप बात करोगे जब आप
2 तक की एजुकेशन आपकी हो गई। अब आप आओगे क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5, ठीक है। तो जो नेक्स्ट 3 है ये यहाँ पर होगा, 3, 4, 5। यहाँ पर आपको क्या होने वाला है, यहाँ पर आपके लिए एक अलग सा सिलेबस तैयार किया जाएगा, ठीक है ना। और ये सिलेबस जो है पूरे देश के बच्चों के लिए सेम ही होने वाला है। तो एक अलग सिलेबस होगा और यहाँ पर जो सिखाया जाएगा बच्चों को वो बेसिकली प्ले के जरिए होगा, यानी खेल के जरिए आपको सिखाया जाएगा, इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाया जाएगा, जैसा कि हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने बताया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये होने वाला। अब नेक्स्ट 3 ईयर्स में आते हो जब आप, यानी कि जब आपने पहले क्लास 2 तक आपने पहले 5, फिर 3 में आए जब 3, 4, 5, अब 6, 7, 8, ठीक है ना। यहाँ पर ही मेन चीज़ें आती हैं। अब यहाँ से आपका सब्जेक्ट का नॉलेज आने लगेगा, यानी कि आपको हर सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा, यानी आपको हर सब्जेक्ट को बता दिया जाएगा, उसकी बेसिक नॉलेज आपको पता चल जाएगी एट द एज ऑफ, एज नहीं बोलूँगा मैं, 6, 7, 8 बोलूँगा। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि आपको क्लास 6 से ही कोडिंग सीखने को मिलेगी। तो ये शायद ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप क्लास 6 से ही कोडिंग सीखने लगोगे। अभी तक जहाँ तक मुझे पता है कि क्लास 10 के बाद ही बच्चे कोडिंग पे आते थे, ठीक है ना। वो भी अच्छे से नहीं, उससे ये जानते थे कंप्यूटर क्या होता है, ये फलाना ठिकाना क्या होता है, ठीक है ना। अगर ऐसा वो करते हैं कि क्लास 6 से ही कोडिंग सीखने लगता है बच्चा, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ होगी और टेक्निकल चीज़ें भी उसको अच्छी चीज़ समझ में आएंगी आगे चल के, ठीक है। तो क्लास 6 से आपको कोडिंग आ जाएगी। देन अब आते हैं मेन, आपको ये पता चलेगा जो 5 + 3 + 3, यानी जो 6, 7, 8 था, जो सेकेंड 3 था। अब आते हैं जो 4, 5 + 3 + 3 + 4, जो 4 है, इसमें आपका 9, 10, 11 एंड 12, ये 4 चीज़ें हैं। 9, 10, 11, 12 पहले क्या होता था, आपको स्ट्रीम चूज करनी पड़ती थी। अब आपको स्ट्रीम चूज करने का झंझट नहीं होगा, यानी कि आप अपने मन चाहिए, अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है फिजिक्स पढ़िए, अगर आपको फिजिक्स के साथ आर्ट पढ़नी है आर्ट पढ़िए, म्यूजिक पढ़ना है म्यूजिक पढ़िए। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट होगा कि आपको फिजिक्स के साथ क्या पढ़ना है या मैथ के साथ क्या पढ़ना है, या अगर एक साथ सबके साथ ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होगी जो कि एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है कि आपके ऊपर ही डिपेंडेंट होगा कि आपको क्या पढ़ना है। और सबसे अच्छी बात यही है कि पूरे देश का सिलेबस एक ही होने वाला है, ठीक है ना। कि जो स्कूल यहाँ पर उत्तर प्रदेश में होंगे या बिहार में होंगे या कहीं और होंगे, उन सबके लिए सिलेबस एक ही होगा और इस पे काम हमारी गवर्नमेंट नहीं करेगी कि नया सिलेबस, नए ढंग से सिलेबस को तैयार करेगी, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि कहीं अलग नहीं हुआ कि इस जगह अलग पढ़ाया जाता है या उस जगह अलग पढ़ाया जाता है, सबका एक ही होने वाला है, ठीक है। और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है लिया गया है कि वो हमारे देश की जीडीपी का वो 6%, जो 6% है, वो पूरा खर्च करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ये कुछ मेन चीज़ें थी जो स्कूलिंग लेवल पे बदले गए। अब हम लोग आते हैं अपना हायर एजुकेशन सिस्टम पे, यानी 12th के बाद जो बच्चा जाता है उसके लिए क्या क्या है, ठीक है ना, वहाँ पर क्या क्या सिस्टम होने वाला है, तो उस पर भी कुछ डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात बता देता हूँ कि अब मानव संसाधन मंत्रालय जो है, एचआरडी मिनिस्ट्री जिसको हम लोग जानते हैं, वो अब उसको बोलेंगे शिक्षा मंत्रालय, यानी ठीक है, अब उसको क्या बोलेंगे, शिक्षा मंत्रालय। वो अब एचआरडी मिनिस्ट्री नहीं होगा, ठीक। तो ये कुछ नहीं, ऐसे बता दिया बस कि अब एचआरडी मिनिस्ट्री नहीं होने वाला है और इस पर कोई ज़्यादा डिस्कशन वाला कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। अब आते हैं तो उच्च शिक्षा में क्या क्या बदलाव हुए हैं कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिस्ट, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मतलब क्या, जैसे कि आप बीटेक कर रहे हो 4 साल का, ठीक है। अब अगर आप पहले ईयर में छोड़ देते हो किसी भी कारणवश, या दूसरे साल में छोड़ देते हो, ऊब गया, कोई ऐसा रीज़न हुआ, ठीक है, छूट गई, तो अब आप अगर या फिर उस स्ट्रीम से ऊब गए हो, किसी दूसरे में जाना चाहते हो, तो क्या होगा, आपका वो वेस्ट नहीं जाएगा। आपको जो पहला साल अगर आपने कंप्लीट किया है तो आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है कि आपने ये किया है। अगर आपने 2 साल किया है, ठीक है ना, तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, ठीक है। अगर आपको छोड़ देते हो तो वहाँ पर आपको उसका वैल्यू दी जाएगी, ऐसा नहीं कि उसको बेकार हो जाएगा वो, ठीक है। और अगर गलती से छूट जाता है फिर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो फिर भी आप कंटिन्यू आगे कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ टाइम डिसाइडेड है। तो ये था। और दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर, ये है कि जो ग्रेजुएशन होता है, जो लोग बीए बीएससी करते हैं 3 साल का होता है बेसिकली। तो जिनको सर्विस सेक्टर में जाना है तो सिर्फ उनके लिए ग्रेजुएशन 3 साल का होने वाला है। लेकिन जो जाने वाले हैं हमारे रिसर्च एरियाज़ में, ठीक है ना, जिनको पीएचडी करनी है, तो उनके लिए जो ग्रेजुएशन होगा वो होगा 4 साल का। उसके बाद उन्हें 1 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, फिर उनको डायरेक्ट 4 साल का पीएचडी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये है उनके लिए जो रिसर्च एरिया में जाना चाहते हैं, पहले 4 साल का ग्रेजुएशन, फिर 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर 4 साल के लिए उनको पीएचडी करना हो। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन होगी। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी कोई स्ट्रीम रिलेटेड कोई चीज़ इतना वो नहीं है, यानी कि अगर लेट्स से अगर आप
ग्रेजुएशन कर रहे हो मैथमेटिक्स से या फिजिक्स से या केमिस्ट्री से, किसी एक से कर रहे हो, तो अगर अब आपको वहाँ पर म्यूज़िक पढ़ना है, ठीक है ना, या किसी और चीज़ कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, आर्ट का पढ़ना है या कोई और, ठीक है ना, तो आप उसके साथ साथ वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। और वो एक मेन सब्जेक्ट की तरीके ट्रीट होगा, कोई उस तरीके से नहीं ट्रीट होने वाला है कि वो ऐसे ही बस ले लिया गया है, ठीक है ना। और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है इस एजुकेशन पॉलिसी में। और एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग इसमें ये भी समझाएगी कि एजुकेशन स्टूडेंट्स को अपना जो वो है इंटरेस्ट, वो भी अच्छे समझ में आने लगेगा किधर जाना है और किधर नहीं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि अभी जो हमारे यहाँ संस्थाएं हैं, लाइक यूजीसी अलग है, एआईसीटी अलग है, तो वो अपने हिसाब से अलग अलग नियम और अलग अलग तरीके बताती हैं कि यहाँ पर ये रूल होना चाहिए, यहाँ पर वो होना चाहिए, ठीक है ना, और अलग अलग एरियाज में। तो अब क्या होगा, सिर्फ एक रेगुलेटरी बॉडी होगी, मतलब पूरे देश में, ठीक है, सिर्फ एक रेगुलेटरी बॉडी होगी, जिससे क्या होगा, जो वो रेगुलेटरी बॉडी, जो वो मेन रेगुलेटरी बॉडी रूल्स बनाएगी, वही रूल्स, चाहे वो स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, ठीक है ना, उन सब यूनिवर्सिटीज़ को ये रूल मानने होंगे। तो अब इससे एक फ़ायदा क्या होने वाला है, डी यूनिवर्सिटी में अगर किसी भी चीज़ की पढ़ाई हो रही तो वही सेम सिलेबस वहाँ बिहार यूनिवर्सिटी में भी होने वाला है, कोई डिफरेंट सिलेबस नहीं होगा, ठीक है। और इससे एक ये भी उन्होंने बोला था कि जो फी स्ट्रक्चर है, फी स्ट्रक्चर को, मतलब जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं फी बहुत बढ़ा देते हैं, तो उन पर भी एक फ़ी कैप लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो वो सब अलग अलग स्टेप हैं, देखते हैं क्या होता है। और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो अब रिसर्च एरिया के भी और कुछ काम करने वाले हैं। उसमें क्या है, वो अमेरिका की तरह, जैसे कि वहाँ पर उन्होंने बताया है कि रिसर्च प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए, जो रिसर्च प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए वो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होगा, ठीक है ना, जो क्या करेगा, साइंस और आर्ट दोनों को फंडिंग प्रोवाइड करेगा, उनको उनके उस एरियाज में रिसर्च के लिए फंडिंग प्रोवाइड करने वाला है। सो काफ़ी अच्छा डिसीजन है। तो ये मोटा माटी था कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या क्या चेंजमेंट हुए हैं, ठीक है ना। सो ये मोटा माटी था कि क्या क्या चेंजमेंट, क्या क्या है हमारी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। लेकिन अब आते हैं उस लेकिन पर। लेकिन क्या है, ठीक है, हम लोग अपने देश के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं उनकी हालत जानते हैं। अब अगर हम स्कूलिंग एरिया में ले लें, स्कूल्स की हालत जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी सही नहीं है, तो शायद गवर्नमेंट को इधर भी ध्यान देना चाहिए, मे बी शायद वो ध्यान दे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे स्कूल्स का वो काफ़ी अच्छा करना होगा, ठीक है ना, तब जाके ये चीज़ें कहीं इम्प्लीमेंट हो पाएंगी। अब जैसे कि उन्होंने बोला कि अब जैसे कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है कि वो वोकेशनल कोर्सेज जो हैं वो भी होंगे और म्यूज़िक कोर्सेज भी होंगे। तो क्या हमारे इन एरियाज़ में, जहाँ गांव के या जो देहात साइड एरियाज है, वहाँ पर ये म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट कैसे उपलब्ध होंगे, वहाँ पर वो टीचर जा पाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी काफ़ी चीज़ें होंगी जिनको देखना होगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारे देश में टीचर्स की सबसे ज़्यादा कमी है, ठीक है ना। तो उस एरियाज में भी काम करना पड़ेगा कि टीचर्स ज़्यादा से ज़्यादा हों, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ज़्यादा ही ज़्यादा हो जाएं, बढ़ जाएं। टीचर्स की भी नियुक्ति करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसमें ये भी होगा कि क्वालिटी एजुकेशन मिले। अब ये ना हो कि टीचर्स तो भले ही उनमें एजुकेशन ही नहीं है ना, क्वालिटी ही नहीं है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे अभी जो नए हालात, अभी जो हालात हैं सिटीज़ में तो फिर भी ठीक है कि कुछ है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट स्कूल की हालात देखेंगे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो ऐसे में ये इतनी अच्छी पॉलिसी कैसे इम्प्लीमेंट होगी, इस पर एक सवाल है, लेकिन देखते हैं, इस पर कुछ बोला नहीं जा सकता है अभी, ठीक है ना। तो पहले इसको क्रिटिसाइज़ भी नहीं करना चाहिए। तो फिर से वही बात है, हम लोग देखते हैं, तब इनको टाइम, इस पॉलिसी को भी टाइम मिलना चाहिए। सो जैसे ही लॉन्च होगी, इम्प्लीमेंट होगा, फिर उसके 1-2 साल बाद पता चलेगा कि कितनी अच्छी पॉलिसी थी या कितनी अच्छी नहीं थी। और जैसा कि दिख रहा है ऊपर से, जैसा बताया गया है, तो पॉलिसी बहुत ही अच्छी है और शायद काफ़ी अच्छे डिसीजन लिए गए। जैसे कोडिंग वाला है वो 6th क्लास से हो जाएगा और बच्चे खुद ही चूज़ कर पाएंगे कि उनको क्या पढ़ना है और क्या नहीं। तो ये डिसीजन तो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। तो अब ये देखना होगा कि ये क्या सच में इम्प्लीमेंट हो पाएगा या सिर्फ कागजों में रह पाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।